क्या आप बवासीर यानी पाइल से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तिया कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है एक शहर हैदराबाद की ऐसी जानी मानी हस्ती जिनका नाम है ख्वाजा बिलाल, जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है क्योंकि पहले से ही इनके फ़ैन फॉलोअर्स की कोई कमी नहीं है शहर हैदराबाद में। यहाँ तक कि हम इंडिया लेवल पर भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल बेस पर भी हम कह सकते हैं। तो बहरहाल एक ऐसी जानी मानी हस्ती जो है आज सच न्यूज़ पे तशरीफ़ लाई है, तो इनसे जो है हम चंद खुसूसी सवालात करेंगे। आखिर जो है ख्वाजा बिलाल चाहते क्या है, करने वाले क्या है, क्योंकि अब इस वक्त जो है तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आ चुकी है। हुकूमत आने से कुछ महीने पहले ही जो है ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ था। रिजल्ट आने के बाद ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। वैसे जो है हम आपको याद दिलाते चले कि ख्वाजा बिलाल जो है AIMIM के एक्स कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं और कई साल AIMIM पार्टी में जो है काम भी कर चुके हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हो या अकबरुद्दीन अवैसी हो या फिर AIMIM के जितने भी MLA हैं, सभी के जो है करीबी दोस्त रहे हैं। लेकिन अचानक से फिर से एक बार इनका दिल पलट गया या मूड पलट गया, जो है फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। ख्वाजा बिलाल साहब जी, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल हमारे नाज़रीन की तरफ से, हमारी तरफ से सबसे पहला सवाल, क्या आप दूर अंदेशी बाखूबी जानते हैं या तो आपको गैबी इल्म है जो इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आने वाली है? जैसा ही आपको इल्म लग गया शायद आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके, क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई, कोई गैबी इल्म की बात नहीं है। दरअसल मैं जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था तब मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बार बार इस बात की जो है गुजारिश कर रहा था, उनसे ये मेरी जो है इल्तिजा थी कि हल्के असम्बली गोशा महल से कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना एक उम्मीदवार उतारे। अब देखिए, अगर मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं पसंद था या मेरी ज़ुबान पसंद नहीं आती या मेरा चेहरा अगर उनको पसंद नहीं आता या मैं माजी में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ अगर कुछ वीडियोस बनाया है तो उसकी अगर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को मेरी वो अदा अगर पसंद नहीं आती थी तो मुझे नहीं किसी और मुसलमान को जो है उम्मीदवार हल्के असम्बली गोशा महल से बनाते और वो उतारते। देखिए, अगर MLA बनने की चाहत होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से या खुद पर आप पूछता, भले ही इस मर्तबा नहीं और एक 5 साल इंतज़ार करें क्योंकि अभी उम्र भी है, थोड़ा यंग भी हूँ, तो और 5 नहीं 10 साल भी इंतज़ार कर सकता था। लेकिन बात यहाँ पर इख्तिदार पे पहुँचने की नहीं है। बात दरअसल यहाँ पे ये है कि हल्के असम्बली गोशा महल से क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा। देखिए, बहुत से आपके व्यूअर्स के दिलो दिमाग में शायद ये सवाल होगा कि बिलाल पहले भी जो है मजलिस छोड़े फिर कांग्रेस ज्वाइन हो गए, फिर मजलिस छोड़े फिर कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। देखिए, जब मैं पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ा था, उसके बाद जब मेरी रीजॉइनिंग हुई तब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको इस बात को बोला कि आइए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। हमने उसी बुनियाद पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, शायद आपके माजी में आपको भी याद होगा कि जब कॉरपोरेशन इलेक्शंस हुए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के साथ ग्रेटर हैदराबाद के अंदर उठ रही थी। मोदी, अमित शाह और तमाम जितने जो है फिरका परस्त चेहरे हैं, वो तमाम चेहरे जो है पुराने शहर के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ताकत को इजाफा पहुँचाने के लिए वो तमाम लोग हैदराबाद GHMC के अंदर काम कर रहे थे। और आपने नताइज भी देखा कि उनके 45 से ज़्यादा उनके कॉर्पोरेटर्स हासिल हुए। तब उस इलेक्शन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमसे कोई गुजारिश की थी कि आइए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। तो हमने उनकी बात पर लब्बैक कहा और उनका साथ देने के लिए हम तैयार हो गए और उसी वक्त हम भारतीय जनता पार्टी को बढ़ते हुए अज़ाइम को रोकने में कामयाब भी हुए और हमने उनका साथ दिया, भरपूर ताउन किया। कामयाब काम है साहब, सीट तो बहुत अच्छे खासे आए। नहीं, यकीनन अगर देखिए हमारे जैसे लोग भी अगर उस वक्त उनके साथ ना होते तो तादाद में और इजाफा भी होता। यानी बंडी संजय ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा पुराने शहर। अब ये बातें पुरानी हो गई, इसको बनबाजू रखेंगे, फिर अगली कोई गुफ्तगू में इसको लेंगे। वो बंडी संजय के ऊपर मैंने एक मरतबा बोला भी था उस बात को। लेकिन आपने देखा कि उनको जहां तक रोकने में जितना कामयाब जो है हम मुसलमानों का इत्तेहाद हुआ, यकीनन उसको जो है काबिल मुबारकबाद है और उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत ताउन यकीनन रहा। अब जब असेंबली के इलेक्शंस आए हैं
देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के हर शहर जाते हैं और हर शहर में वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में ठहर के कहते हैं कि मैं भाजपा को रोकने के लिए आया, बिहार में ठहर के कहते हैं कि मैं बीजेपी को रोकने के लिए आया, वो कर्नाटक में ठहर के कहते हैं कि मैं बीजेपी को रोकने आया। ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने का पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है असदुद्दीन अवैसी साहब घूम घूम के ऐलान करते हैं। लेकिन हल्के असेंबली गोशा महल में दारुसलाम आता है। हल्के असेंबली गोशा महल में हमारे 80,000 से ज्यादा हम मुसलमानों के वोट गोशा महल में हैं। हल्के असेंबली गोशा महल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 कॉरपोरेटर्स हैं। हल्के असेंबली गोशा महल में सवों की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ पर इफ्तिदाई के सदर मोहतमदीन मौजूद है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी 80,000 वोटरों की तादाद के बावजूद भी वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है। लेकिन आप देखिए, अजहरुद्दीन को हराने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। राजेंद्र नगर जाके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है। आप बताइए, क्या हमको अजहरुद्दीन को हराना जरूरी था या हमको ये मलून राजा सिंह को हराना जरूरी था? इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, यकीनन मिलेगा, लेकिन इसके जवाब के बदले में आपको ये मिलेगा, हमारी हिकमत अमली को समझो। जब आप यहाँ पर हिकमत अमली की बात करते हैं और यहाँ पर हिकमत अमली के नाम पर आप भारत बीआरएस का अगर आप साथ देते हैं, तो फिर क्यों उत्तर प्रदेश जाकर उन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे असदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को उतारते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 19,000 मुसलमान हैं? उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी असदुद्दीन अवैसी साहब अपना उम्मीदवार खड़ा करे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी असदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को खड़ा करें जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 मुसलमान हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी असदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को खड़ा करें जहां पर 50,000 से यानी ज्यादा की तादाद में नहीं, 50,000 से कम की तादाद में जहां पर मुसलमान हैं, वहां पर असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पर क्यों हिकमत अमली याद नहीं आती? दरअसल हकीकत ये है कि अगर आप हैदराबाद की माजी को भी अगर आप टटोल के देखेंगे तो हैदराबाद के अंदर हमेशा हैदराबाद की क़यादत ने हमेशा से एक ऐसे फ़िरक़ा परस्त चेहरे को जिंदा रखा कि वो फ़िरक़ा परस्त चेहरा, चाहे वो आले नरेंद्र की शक्ल में हो, चाहे वो बदमबाल रेड्डी की शक्ल में हो, चाहे वो बंडारू दत्तात्रेय की शक्ल में रहो, या फिर ये इस्मलून राजा सिंह की शक्ल में हो, या फिर इससे पहले किशन रेड्डी की शक्ल में हो। आप देखिएगा तारीख़ हैदराबाद अगर आप टटोल के देखेंगे तो उसके अंदर हैदराबाद के अंदर हमेशा एक फ़िरक़ा परस्त चेहरे को जिंदा रखा जाता। क्यों जिंदा रखा जाता? ताकि आपके मेरे मासूम और जज्बाती मुसलमानों को वो फ़िरक़ा परस्त चेहरे को दिखाकर उसके नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भरपूर वोटों की तायद हासिल होती रही। देखिए, जैसे ही एक फ़िरक़ा परस्त, अब मान लीजिए असदुद्दीन अवैसी साहब की तैयारी है कि टी राजा सिंह को हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट के हैसियत से जो है बीजेपी का उम्मीदवार बनाए। आप बताइए, अगर राजा सिंह वो हैदराबाद का जो है बीजेपी का कैंडिडेट बन जाता है एमपी इलेक्शन का, तो मेरे और आपके जैसे, हमारे आपके व्यूअर्स के जैसे कई मासूम मुसलमान हम हमारे डेवलपमेंट को भूल जाएंगे। हम हमारे मैनहोल, हमारे ड्रेनेज, हमारे सड़कें, हमारे नाले, हमारी बढ़ती हुई आबादी के दौरान क्राइम्स, हम ये तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। लेकिन मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगा, मुसलमान मुत्तहिद होकर निकल के राजा सिंह की नफरत में किसी मुसलमान को कामयाब कर देगा। और ये सेंटिमेंट जो है ये असदुद्दीन अवैसी साहब बखूबी समझते हैं। क्यों? तारीख हैदराबाद भी यही कहती है हमको कि हैदराबाद के अंदर जब जब मुसलमानों के अंदर एक इनकलाब पैदा होता है, जब जब मुसलमानों के अंदर गुस्सा पैदा होता है, जब जब मुसलमान ये क़यादत से सवाल करता है, क़यादत को पूछता है कि बताओ 50 साल हमने आपको इख्तिदार दिया, आपने नालों के अंदर कितना काम किया, 50 साल हमने आपको इख्तिदार दिया, बताओ पुराने शहर के मुसलमानों की पसमानदगी के लिए आपने क्या काम किया, तब एक फ़िरक़ा परस्त चेहरे को लाया जाता है और आपके सामने रखा जाता है। वो फ़िरक़ा परस्त चेहरे को देखकर मासूम जज्बाती मुसलमान बड़े ईमानी जज्बे के तहत निकल कर मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करते हैं। मैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रह सकता था इसी बुनियाद पर, क्योंकि जब कॉरपोरेशन इलेक्शन आया था तब बीजेपी को रोकने के लिए हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। लेकिन अब जब असदुद्दीन अवैसी साहब के पास अजहरुद्दीन को हराने के लिए कैंडिडेट है और गोशा महल में राजा सिंह को हराने के लिए कैंडिडेट नहीं है, मैं शरफू भाई आपसे और आपके व्यूअर से पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसी जमात का साथ देंगे?
खैर चलिए, पहले के वोटर्स में और अब मौजूदा वोटर्स में कुछ तो फर्क है, कुछ तो सोच में तब्दीली आई है, क्योंकि एक जिंदा मिसाल है याकुतपुरे का रिजल्ट, जी जहां पर आज की नौजवान जनरेशन जो है जी वो काफी तादाद में जो है अमजदुल्ला खान को वोट दिए जी। और कोशिश रही कि वही एमएलए बने। जी। सोच बदल रही है, जी। क्योंकि सियासत जो है अब आज की न्यू जनरेशन समझ रही है। कोई ऐसे भड़काऊ भाषण में नहीं आ रही है, कोई ऐसे जो है दीनी जज्बाती बातों में नहीं आ रही है, उनको सिर्फ जो है काम से मतलब है। तो अब आने वाले एमपी इलेक्शन में क्या असदुद्दीन अवैसी ही जीतेंगे? कुछ ऐसे इम्कान नजर आ रहे हैं, या तो फिर कांग्रेस पार्टी की जानिब से, यानी आपकी पार्टी भी हम कह सकते हैं, कोई ऐसा एक मजबूत चेहरा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को जो असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ इलेक्शन लड़े? क्या किसी ने सोचा था कि हल्के असेंबली याकुतपुरे के अंदर अमजदुल्ला खान को 45,000 से ज्यादा वोटें मिलेंगी? नहीं मिला था। क्यों पुराने शहर की आवाम मुखालिफत को इतने भरपूर अपना ताउन के साथ जो है मुखालिफत को जो है पुराने शहर की आवाम ने ताउन किया। आप सिर्फ याकुतपुरे की बात मत करिए, मैं पूरे शहर हैदराबाद की बात करूंगा। आप पूरे शहर हैदराबाद का पोलिंग परसेंटेज अगर देखेंगे तो क्यों नहीं पुराने शहर के मुसलमान अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं अपने घरों से बाहर निकले और क्यों नहीं अपने वोटों का इस्तेमाल किया? आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना है। देखिए, जैसे आप ही ने कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है। आज का नौजवान भी एक डिजिटल दौर में जी रहा है। वो यहाँ बैठकर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बिहार वाली तकरीर सुन रहा था। हैदराबाद का मुसलमान असदुद्दीन अवैसी साहब को खामोशी की शक्ल में, वो उत्तर प्रदेश की असदुद्दीन अवैसी साहब की वहां पर जाके भाजपा को जिताने वाली तकरीरों को हैदराबाद का मुसलमान सुन रहा था। देखिए, हैदराबाद का मुसलमान इतना कमजोर और इतना जो है हैदराबाद का मुसलमान, यानी उसको अपोजिशन में कोई उसको कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए घरों से नहीं निकले। नहीं निकल के वो लोगों कम हुआ है पहले से, बहुत कम हुआ है। आप देखिए पोलिंग परसेंटेज कम होने की वजह क्या है। शरफुद्दीन साहब, अगर मैं एक आवाम का मकबूल कैंडिडेट हूं, अगर मेरे को आवाम पसंद करती है तो आवाम चाहती है कि नहीं, इस मरतबा हम उसको अपना वोट डालेंगे, तभी आवाम घर से निकलती है और अपने वोटों का इस्तेमाल करती है। लेकिन हमारे मुकाबले में आवाम निकल नहीं रही। देखिए, कौन मुकाबला करेंगे इनके गुंडों का, कौन मुकाबला करेंगे इनके पुलिस की जुल्म सितम का? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आज कांग्रेस की हुकूमत आ गई, वरना जितने लोग मुखालिफत करे थे आज वो तमाम लोग चल्लापल्ली या चंचलगुड़ा में आपको मिल जाते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा, मुखालिफत के बावजूद कांग्रेस पार्टी ज़ेर इख्तिदार में आई। आप बताइए कांग्रेस कैसे इख्तिदार में आ गई? 154 उलमाओं ने कांग्रेस की तायीद नहीं की, कांग्रेस की मुखालिफत की। उसके बावजूद हमारी मुस्लिम क़यादत के दो बड़े चेहरे हैदराबाद के, दो बड़े चेहरों ने कांग्रेस की मुखालिफत की और उन्होंने बीआरएस की तायीद की। इसके बावजूद भी 90 लाख की पोलिंग का जो इस्तेमाल हुआ कांग्रेस पार्टी को, उसमें से 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का साथ दिया। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको समझने की जरूरत है। क्या वजह? अब उन उलमा मशाखीन से आप पूछिएगा कि आपने मेरे पास लिस्ट मौजूद है, 158 उलमाए से 54 उलमाए मशाखीन है और दरगाह के सज्जादे नशीन है, जिन लोगों ने लिखत तौर पर बीआरएस की तायीद की, कांग्रेस की मुखालिफत की। उसके बावजूद भी तेलंगाना का मुसलमान उनकी बात को क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये डिजिटल दौर का है। डिजिटल दौर के अंदर हर एक नौजवान, हर मेरी माँ, हर मेरी बहन, आपके जरिए, किसी और के जरिए, चैनलों के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ये तमाम लोग बैठ के इनकी जाकर जो अदर स्टेट्स में बीजेपी को जिताने वाली जो है काम थे, वो तमाम चीजों को समझकर मुसलमान बेजार होकर अपने घरों से नहीं निकला और वोटों का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, जब बात आ जाती है कि असदुद्दीन अवैसी जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप नहीं, ऐसा कई लोग का कहना है जी। अब हकीकत खुदा बेहतर जाने। वहीं पर जब बात आ जाती है असदुद्दीन अवैसी की, उनको सफाई देने की नौबत आ जाती है तो कसम खाने को तैयार हो जाते हैं। अब बाहिसियत मुसलमान उनकी कसम पे तो भरोसा कर लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, आपको यहाँ पर कसम बोलते कोई ईमानी झगड़ा नहीं हो रहा है यहाँ जी। आप सबसे पहले मजहब को और सियासत को अलग अलग करके बात करिए जी। मजहब बिल्कुल एक अलग चीज है और एक पॉलिटिक्स, सियासत एक अलग चीज है। सियासत के अंदर हमको सोचना है, समझना है, देखना है और सियासत के अंदर हमको सही फैसले करना है। अब आप बताइए, मैं उन्होंने कसम भी खाते, उन्होंने सब कुछ करते, उसके बावजूद मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बताइए
30,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन अवैसी साहब जाके वहां पे अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं और 1500 वोट, 150 वोट, 2000 के नीचे वोट, 1000 के अंदर वोट। अब हाल ही में राजस्थान के हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने उम्मीदवार को वहां पे खड़ा किया। आप देखिए वहां पर कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो कितने वोटों से हारा, 700 चिल्लर वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट हारा। देखिए कांग्रेस का उम्मीदवार 90,000 वोट लिया, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 90,000 वोट लिया। ये दोनों 90,000 वोट ले चुके। बीच में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राजस्थान का सदर जो हवा महल का उम्मीदवार था वो बीच में जाके अपना जो है नॉमिनेशन डालता है। असदुद्दीन अवैसी साहब उसके लिए तकरीर करते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस क्रूशल टाइम में हैदराबाद के अंदर, जहां नामपल्ली के अंदर फेरोज खान का जो है दबदबा दिखते आ रहा था, जहां पर याकुतपुरे के अंदर अमजदुल्ला खान के जो है बढ़ते हुए कदम को दिखा जा रहा था, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस क्रूशल टाइम में तेलंगाना छोड़ के राजस्थान के हवा महल जाते हैं और वहां पर इलेक्शन में अपनी तकरीरें करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं और पैदल दौरे करते हैं। आप बताइए राजस्थान के सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो सदर है राजस्थान को, उसको कितने वोट मिले? 900 वोट मिले। वो 900 वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार हारा और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता। और वो जिताने के लिए ये दोनों भाई जाके वहां मेहनत करने के बाद 900 वोट जो है राजस्थान के सदर को हासिल हुए। आप बताइए क्या ये हमको समझने की जरूरत नहीं है? जब हम ये चीजें समझकर आपके जैसे सोशल मीडिया पे कहते हैं तो फौरन आ जाते हैं कि मेरे पास कसम खाने के लिए जगह है, मैं कसम खा लेता हूँ, चलो तुम ये बात मैं कसम खाने के लिए फलानी जगह बैठ के कसम खा लेता हूँ। देखिए कसम आप तब खाइए तब आपको जो है ईमान के अंदर कुछ सवालात पैदा हुए तो आप कसम खा के आप बताइए आपके ईमान के अंदर जो है कुछ नुक्स निकाला जाता तो आप जब आके कसम खा के बोलिए कि नहीं मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं ईमान के अंदर ये बात नहीं बोला, मैं तकरीर में ये बात नहीं करा। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि आप अपनी सियासी मकबूलियत के लिए कसम का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या भरोसे की बात करेंगे इसमें शरफुद्दीन साहब? चलिए बहुत अच्छी बात रही। अब जहाँ तक सवाल हुए अपने जो बारिश असदुद्दीन अवैसी के ऊपर आपने कई टिप्पणी की है, अब से हमारा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि मौजूदा जो है तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है जी। अब चबूतरा सियासत भी बहुत मशहूर है हैदराबाद की जी। वहां पर जो है इस तरह की बातें हो रहे हैं कि भाई 6 महीने में साल भर के अंदर जो है कांग्रेस की हुकूमत गिर जाएगी, कुछ एमएलए बिक जाएंगे, फिर से जो है बीआरएस हुकूमत फॉर्म हो जाएगी, बीजेपी की सपोर्ट लेगी, एमआईएम की सपोर्ट लेगी। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्या हकीकत में गिरेगी आपकी हुकूमत या नहीं? तो फिर आपने भी कुछ सोच रखा? मैं अब आपका सवाल सुन के मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा कि कांग्रेस की हुकूमत गिर जाए ताकि हैदराबाद की और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बात समझ में आ जाए कि आपके सवाल में ही आप ये कह रहे हैं कि बीआरएस, बीजेपी, एमआईएम ये तीनों मिलके हुकूमत बनाएंगी। तो इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत गिरे ताकि ये बीजेपी, एमआईएम और बीआरएस ये एक ही चेहरा है, ताकि हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ये बात समझ में आ जाए। नहीं ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये हकीकतन पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन मजबूरी है। देखिए कैसे आप बताइए 64 एमएलए कांग्रेस के साथ है और बीआरएस के पास 39 एमएलए है, बीजेपी के साथ 8 एमएलए है और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 7 एमएलए है। ये तमाम तीनों भी अगर एक हो जाए तो वो 62 का जो फिगर है ना उसको टच नहीं कर पाएंगे। और आप क्या समझते हैं कौन ऐसी रूलिंग पार्टी में एमएलए होगा जो रूलिंग पार्टी को छोड़ के चिचोरी पार्टी में आएगा? आप बताइए कौन? देखिए ये पॉलिटिक्स है, चढ़ते हुए सूरज के साथ हर कोई दौड़ता और ये तमाम लोग जानते हैं। अब मैं आपको और एक बात बता देता हूं कि बहुत जल्द आप देखेंगे बीआरएस के बड़ी तादाद के एमएलए हैं जो कांग्रेस में ज्वाइन होंगे, बड़ी तादाद में है। ऐसे बहुत से बीआरएस के एमएलए हैं जो बड़ी तादाद में इस वक्त वो लोग कांग्रेस में ज्वाइन होंगे। अब वो लोग कोशिशें भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम ज्वाइन हो गए तो शायद मिनिस्ट्री मिल जाएंगी। नहीं, उस बुनियाद पे नहीं लिया जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनतों से, मुसलमानों का भरपूर ताउन के बाद कांग्रेस तेलंगाना में ज़ेर इख्तिदार आई। और जहां तक मैं रेवंत रेड्डी साहब को जानता हूं और समझता हूं, आपके चैनल के जरिए मैं आज सबसे पहले एक बात का ऐलान कर देना चाहता हूं कि रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट बोला गया, रेवंत रेड्डी को आरएसएस का टिल्लू बोला गया। रेवंत रेड्डी पे जितने इल्जामात लगाना चाहते थे तमाम ने मिलके लगाया,
बशमूल KTR ने, KCR ने, कविता ने, हरीश राव ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, पूरों ने मिलकर उनके ऊपर इल्जाम लगाया। क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला काम जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत आज से 8 दिन पहले कायम हुई, सबसे पहला काम क्या हुआ कोई जानता है? तबलीगी जमात को रेवंत रेड्डी साहब ने सबसे पहला बजट, अगर कांग्रेस की हुकूमत में सबसे पहला अगर कुछ काम किया गया तो वो तबलीगी जमात का जो परगीमा मरकज आज मरकज है 6, 7 और 8 को जो तबलीगी जमात का उनका कन्वेंशन है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है सबसे पहला काम किया। क्या कोई ये बात को जानता है? कोई बोल सकता है? आप बताइए, आप RSS टिल्लू बोलने वाले लोग, आप बताइए, क्या कभी आपके मामू जान ने कभी जो है ऐसा काम किया? कांग्रेस की अगर हुकूमत ज़ेर इख्तिदार आई है तो कांग्रेस ये बात अच्छे से समझती है कि मुसलमानों ने भरपूर ताउन अपने वोटों का इस्तेमाल किया, तभी जाके आज रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं। और ये इस बात का एहसास रेवंत रेड्डी साहब को बखूबी है। नहीं, जहाँ तक रेवंत रेड्डी साहब का सवाल है, हमने इलेक्शन से पहले ही सुना था कि रेवंत रेड्डी साहब जो है हर साल अपने जाती खर्चे पे 5 मुसलमान को हज के लिए रवाना करते हैं, भेजते हैं। सही बात में किस हद तक सच्चाई आप बोल सकते हैं? देखिए, उनकी जाती, अल्लाह उसका उनको अजर थे, अल्लाह उससे जो है उनको यानी वो जो नेक काम करते हैं वो तो अब से नहीं है, वो जब पहले तेलुगु देशम के MLA थे और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जो है MLA इस मरतबा मुंतखब हुए हैं, वो जो है उस जगह से, अब ये बातें सोशली नहीं बोली जाती, कुछ बातें होती है। जब बात अच्छाई की आ रही है तो अच्छाई है, देखिए इंसान की अच्छाई बताना बहुत अच्छी चीज। देखिए, आज तो चीफ मिनिस्टर बन के 10 दिन हुआ, लेकिन ये जो काम है उनका पिछले 20 साल से चलता है। अच्छा, हर साल जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 लोगों को उम्रे के लिए रवाना करते हैं। मैं यहाँ किसी पे जाती तनकीद नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ हमारी क़यादत किसको भी जाती है किसको नहीं भी जाती है, मैं तनकीद नहीं करना चाहता। यहाँ की क़यादत, जी हाँ, हैदराबाद की क़यादत की बात कर रहा हूँ। वहाँ तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब किसी को उम्रे पे भिजाते हैं, लेकिन यहाँ की क़यादत को हैदराबाद के अंदर कुछ अहले खैर हजरात है, वो उम्रे को लेके जाते हैं। अच्छा, वो उम्रे को लेके जाते हैं। गरीब है लोग? नहीं, गरीब नहीं, इनके चाहने वाले बहुत है, वो लेके जाते हैं। बड़ी बड़ी क्लॉक टावर जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में कमरा भी बुक कराते हैं, 5 स्टार होटल में रखते भी हैं। हैदराबाद के जो लीडर्स थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए उसके फोटोज भी वायरल हुए। अच्छा, कुछ हैदराबाद के जो है रसूखदार सरमाएदार लोग हैं जो है हमारे लोगों को ले आके उम्रा करा के, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, बताना गरीब क़यादत है यहाँ की, बताना मैं ये चाह रहा हूँ, वो बेचारा तो जो है 5 गैर मुस्लिम होके 5 को जो है उम्रे को लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर तो इनको तो कोई और उम्रे को लेके जाता है। अच्छा, चलिए, नसीब है उनकी भी फ्री में उम्रा कर ले रहे हैं तो माशाल्लाह। शरफू भाई, आखिरी में बस आपके चैनल के जरिए मैं एक सवाल आपसे और आपके तमाम नाजरीन से करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के हैदराबाद में, तेलंगाना में कितने MLAs हैं? बच्चे को मालूम है 7 MLA है, क्योंकि कई सदियों से सुनते आ रहे हैं 7 ही है। शरफू भाई, मैं आपको यहाँ दुरुस्त करना चाहता हूँ, दरअसल ये 7 MLA नहीं है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुमला 8 MLAs हैं। लीगली तो 7 है ना साहब? लीगली हो या यानी लीगली हो या अनलीगली हो, जो भी हो, इनकी 8 MLAs है और 8वें MLA का नाम राजा सिंह गोशा महल का है। आप उसके खिलाफ में उम्मीदवार नहीं खड़ा करते हैं, ये सबूत आपने दिया कि वो आपका MLA है। आपको अजहरुद्दीन को हराना जरूरी है, आपको राजा सिंह को हराना जरूरी नहीं है। आपको शब्बीर अली को हराना जरूरी है, आपको राजा सिंह को हराना जरूरी नहीं है। आपको फिरोज खान को हराना जरूरी है, आपको राजा सिंह को हराना जरूरी नहीं है। आपको अमजदुल्ला खान को हराना जरूरी है, लेकिन आपको राजा सिंह को हराना जरूरी नहीं है। सवाल करना चाहता हूं शरफू भाई, मैं आपके चैनल के जरिए आपके तमाम नाजरीन को सवाल करना चाहता हूं कि गोशा महल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार को क्यों नहीं खड़ा करा? इसका जवाब जब तक हम जैसे लोगों को नहीं मिलेगा शरफू भाई, तब तक हम इनके बारे में यकीनन बोलते रहेंगे। और हम उस जमात का साथ बिल्कुल नहीं दे सकते शरफू भाई जो जमात गुस्ताख रसूल का साथ देती है, उसके खिलाफ में अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं करती है। और हम आप कहते हैं कि चलो मुसलमानों का साथ दो। आप बताइए, आज वो पॉलिसीज कहाँ थी? सालार मिल्लत मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब
50 سال انہوں نے جماعت کی صدارت کی. ان کے زیر صدارت حیدرآباد میں کئی مرتبہ میئر بنا. ان کی زیر صدارت حیدرآباد کے اندر 5 کے قریب MLAs جو ہے منتخب ہے. بتائیے, میں آپ کے ناظرین کے ذریعے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا مرحوم صدر سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے کبھی حیدرآباد, تلنگانہ, متحد آندھرا پردیش چھوڑ کر کبھی باہر جا کے انتخابات میں حصہ لیا؟ کیا انہوں نے کبھی BJP کو جتانے کے لیے کوئی کام کیا؟ کیا دیکھیے, سالار سے بڑا لیڈر تو آج بھی نہیں ہے, نہ ہو سکتا. میں یہ بات کو گواہی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ سالار کی آئیڈیالوجی, ان کی جو تھاٹ تھی نا, اسی سے متاثر ہو کے پرانے شہر کی عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنے سروں پر بٹھا کے رکھا حیدرآباد کے اندر. لیکن آپ بتائیے, سالار کی دور اندیشی دیکھیے کہ سالار کبھی اپنی پچھلی 50 سالہ قیادت میں, صدارت میں, سالار نے کبھی مہاراشٹر کی طرف قدم نہیں ڈالا. کئی لوگ آ کے گلبرگہ سے کہتے تھے سالار کو کہ سالار آپ گلبرگہ سے اپنا امیدوار کھڑا کریے. سالار بولتے تھے نہیں, وہاں پر ایک مسلم MLA ہے, جاؤ, اس کا نام قمر الاسلام ہے, اس کا ساتھ دو. کئی لوگ اتر پردیش سے آ کے کہتے تھے سالار کو کہ سالار آپ چلیے, آپ اتر پردیش کے اندر جو ہے آپ جماعت کا ساتھ دیجئے. سالار کہتے تھے کہ نہیں, وہاں جاؤ, وہاں اعظم خان مسلمان MLA ہے, آپ جائیے, مسلمان منسٹر ہے, آپ جائیے, اعظم خان کا ساتھ دیجئے. کئی لوگ سالار کو آگے کہتے تھے سالار آپ آسام چلیے. سالار کہتے تھے کہ نہیں, وہاں بدر الدین اجمل, وہاں پر جو ہے ایک مسلم لیڈر ہے, آپ جائیے, بدر الدین اجمل کا ساتھ دیجئے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اسد الدین اویسی کی اتنے تقریریں آپ اٹھا کے دیکھیے, اتنے سوشل میڈیا کے آپ ان کے جو ہے ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے, اتنے نیشنل میڈیا کے جو ہے آپ ان کے ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھیے, کیا اسد الدین اویسی کی زبان سے آج تک کسی مسلم لیڈر کی تعریف یا تائید آپ نے کبھی سنا؟ نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ وہ نہیں چاہتے ہندوستان کے اندر کوئی مسلم لیڈر پیدا ہو تاکہ ان کا جو ہے TRP کم ہو جائے. یہ نہیں چاہتے اسد الدین اویسی صاحب. اس وجہ سے ہر مسلم کینڈیڈیٹ کے خلاف میں اپنا مسلم کینڈیڈیٹ ڈالتے ہیں. ابو عاصم اعظمی کے خلاف ڈالا, چنچل گوڑا گراؤنڈ میں ٹھہر کر اعظم خان کو 71 گالیاں دی گئی, اعظم خان کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈالا, عارف نسیم خان کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈالا, مسعود اظہر کے خلاف میں اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈالا, گلبرگہ کے اندر مسلم امیدوار کنیز فاطمہ کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈالا. ہر مسلم لیڈر کے خلاف میں اپنا کینڈیڈیٹ ڈالتے ہیں. یہ اسد الدین اویسی صاحب کی آج کی آئیڈیالوجی ہے. لیکن سلطان صلاح الدین اویسی کی صاحب کی اب آئیڈیالوجی اٹھا کے دیکھیں گے کہ کوئی لوگ آ کے اگر بولتے تو بولتے نہیں, تمہارے مسلم MLA کا ساتھ دو, جاؤ. کوئی آ کے بولتے تو نہیں, تم جا کے مسلم جو ہے تمہارے لیڈر کا ساتھ دو. یہ فرق ہو گیا تب اور اب, جبکہ ایمانداری سیاست میں اور آج کی بیمانی پولیٹکس کے اندر, آج بیمانی پولیٹکس یہ بچے کو سمجھ میں آ رہی ہے. آج نہیں تو پارلیمنٹ الیکشن میں سمجھ میں آئے گی, نہیں تو 5 سال بعد سمجھ میں آئے گی. لیکن لوگوں کو بولنے کا کام آپ جیسے چینلوں والے جو زمینی سطح سے اٹھ کر, میں خود بھی سچ نیوز کا بہت بڑا فالوور ہوں. میں اس لیے ہوں کیونکہ میں سچ نیوز جب دیکھتا ہوں تو اس کے اندر آپ کسی کی تائید نہیں کرتے, آپ جو حقائق ہے حقائق بتاتے ہوئے چلتے. تو آپ جیسے رپورٹروں کی وجہ سے ہی شرفو بھائی آج ہندوستان کے اندر ہمارے جیسے لوگ جو ان کے خلاف بولا جاتا, ان کی آواز کو سنا جاتا. ورنہ کیا اخبار اعتماد ہماری نیوز چھاپے گا؟ ورنہ کیا ہمارے خلاف میں 4TV ہمارے خلاف میں بتائیں گا؟ نہیں. میں اس کے لیے سچ نیوز کے جو ہے چینل کا, مینجمنٹ کا, ان کی ٹیم کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ لوگوں نے حق کی آواز کو بلند کرتے رہا, اور اسی کے بدلے آپ کو عوام کی بے انتہا محبت ملتی رہی. تبھی آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں, تبھی آپ کے ایک ویڈیوز پہ لاکھوں ویوز ملتے ہیں. اس کے لیے قابل مبارکباد ہے آپ. چلیے, آپ نے جو ہے سیدھے قصوروار بیرسٹر اسد الدین اویسی کو کھڑا کر دیا. اب حیدرآباد کی عوام کرے تو کیا کرے, کیونکہ حیدرآباد کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ اتنا قابل لیڈر جتنا بیرسٹر اسد الدین اویسی قابلیت رکھتے ہیں, ان کے ٹکر کا کوئی لیڈر ملے گا تو ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے. نظر نہیں آ رہا ہے. کیا خواجہ بلال نہیں لڑ سکتے؟ کیا خواجہ بلال ٹکر نہیں دے سکتے اسد الدین اویسی کو؟ نہیں شرفو بھائی, یہاں پر ٹکر اور قابلیت کی بات نہیں ہے. دیکھیے, کیا کسی نے سوچا تھا کہ امجد اللہ خان ایک معمولی, کئی لوگ اس کو جو ہے کئی ناموں سے پکارتے تھے, لیکن امجد اللہ خان جب انتخابات میں آیا 15 دن کے اندر ماحول بدل کے رکھ دیا. 15 دن کے اندر یہ بتا دیا 808 ووٹوں سے ہارا. بلکہ میں امجد اللہ خان کو ہارنے والا جو لفظ ہے نا, میں یہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ امجد اللہ خان کے پاس پورے 45,400 چلر جتنے ووٹ ہے, پورے ووٹ امجد اللہ خان کے پاس ایمانداری کے ووٹ ہے.
اور جہاں تک میں خود بھی یاقوت پرے کا کارپوریٹر رہا, میں خود بھی جناب ممتاز احمد خان صاحب کا جو ہے میں الیکشن ایجنٹ بھی رہا یاقوت پرے کے لیے, اور میں خود یاقوت پرے کا رہائشی ہوں. میں یاقوت پرے کے اندر پیدا ہوا, بڑا ہوا, پلا, میرے کاروبار یاقوت پرے کے اندر ہے. تمام چیزیں یاقوت پرے کے ہونے کے بعد میں آپ کو بڑے ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس مرتبہ یاقوت پرے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے 12 سے 15 ہزار ووٹوں کو بوکسنگ کے نام پر استعمال کیا. اگر جینوئن پولنگ ہوتی اگر وہ 12,000 ووٹ بوکسنگ میں اگر نہیں جاتے تو امجد اللہ خان 11,000 کی لیڈ سے جیتتا تھا یاقوت پرہ. دراصل یہ ہار یاقوت پرے والوں, خود ایک یاقوت پرے کا تمام ووٹر جانتا ہے اس بات کو کہ ہم نے امجد اللہ خان کو ہرایا نہیں, بلکہ ہم نے امجد اللہ خان کو طاقت دیا. وہ غازی ملت مرحوم رحمان اللہ خان صاحب کا بیٹا ہے, یقیناً بڑا ضدی خان ہے وہ, اور وہ ضدی خان کو جہاں تک میں ان کو بھی جانتا ہوں, وہ خان اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے. وہ خان ایک کیا الیکشن لڑا, رات کے 12 بجے آپ کو جیتے ہوئے ایم ایل اے چبوتروں پہ ملیں گے. ایک کیا امجد اللہ خان الیکشن لڑا, آپ دیکھیے رات کے 2 بجے تک جو ہے اگر کوئی فون کر کے بولا کہ صاحب, ایم ایل اے کو فون کر کے بولا کہ صاحب ہمارے گھر کی جو ہے لائٹ بند ہو گئی, بول تو ایم ایل اے اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا, اس کو کانفرنس پہ رکھ کے, لائٹ والوں کو کانفرنس پہ رکھ کے کام کروا رہا. کئی لوگ فون کر کے بول رہے ہیں کہ صاحب فلانی جگہ میرا جو ہے آٹو کی میں ای ایم آئی نہیں بنا. فوراً ایم ایل اے صاحب ٹھہرو, تم پریشان نہ کو, دوسرے دن صبح میں آ رہا ہوں تمہارے پاس, تمہارا نمبر نوٹ کر لے کے فوراً لے کے جا کے 20-25 ہزار جو بننا ہے آٹو والوں کو بنتے رہے. آپ یقین نہیں مانیں گے, ایک خالی امجد اللہ خان الیکشن لڑنے کے نتائج ہے یہ. اگر امجد اللہ خان جیت جاتا تو آپ سوچئے گا وہ ایک حلقے کا ایم ایل اے نہیں ہوتا, وہ 7 حلقوں کا ایم ایل اے ہوتا. آپ کے گھر پہ لائٹ جاتی تو امجد اللہ خان, چاہے آپ کا گھر حیدرآباد کے کسی بھی شہر میں رہو, پارلیمنٹ کی کسی بھی کانسٹیٹوئنسی میں رہو آپ کا گھر, امجد اللہ خان یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں سے بات کریں. امجد اللہ خان کام کرتا, یہ وہ امجد اللہ خان ہے جہاں تک, کیونکہ مرحوم غازی ملت کا جو ہے بیٹا ہے وہ, اور کام کرنے کا طریقہ بھی اس کو معلوم ہے, اور کام کرنے کا ڈھنگ اس کے پاس آتا ہے, کام کرنے کا جذبات ہے اس کے پاس. اسی وجہ سے عوام کی بے پناہ محبت دیکھو, 15 دن کے اندر عوام نے امجد اللہ خان کو 45,000 ووٹوں سے نوازا ہے. یقیناً جیسے میں پرسوں امجد اللہ خان کی تقریر سن رہا تھا کہ وہ کہا کہ 45,000 لوگوں کا ووٹر ہوں, ایم ایل اے ہوں, وہ یقیناً پورے یاقوت پرے کے لوگوں کا ایم ایل اے ہے, کیونکہ یاقوت پرے کے لوگ جانتے ہیں کہ بوکسنگ کی بنیاد پر آج امجد اللہ خان ہارا ہے, ورنہ امجد اللہ خان 11,000 کی میجورٹی سے امجد اللہ خان جیتتا تھا. اب کیا امجد اللہ خان ایم پی الیکشن میں بھی کھڑے ہوں گے, یا پھر کانگریس پارٹی سے کوئی جاندار کینڈیڈیٹ آئے گا ایم پی الیکشن میں؟ دیکھیے, میں کانگریس پارٹی سے ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ کانگریس پارٹی کا بھی اپنا ایک امیدوار جو ہے یا حلقے پارلیمنٹ حیدرآباد کے کیا اندر. کانگریس پارٹی خواجہ بلال کو اس قابل سمجھتی ہے؟ نہیں, ابھی میں جو ہے کانگریس پارٹی کے اندر بہت نیا ہوں, ابھی مجھے تھوڑا وقت اور کانگریس پارٹی کے اندر آپ لوگ گزارنے دیجیے. ابھی پارٹی آئی ہے, انشاءاللہ اور ایک 10-15 سال تو پارٹی ہماری رہے گی. جب رہے گی تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت سے کام کیے. ایک نام سرخیوں میں آ رہا ہے حیدرآباد کی ایم پی سیٹ کو لے کر, جی, وہ نام ہے ایک ٹالی ووڈ کی مشہور ایکٹریس وجے شانتی. جی, وجے شانتی شاید اس بار حیدرآباد سے ایم پی الیکشن لڑیں گی, کیا یہ بات صحیح؟ دیکھیے جو بھی ہو پارٹی کا فیصلہ ہوگا, پارٹی اپنا امیدوار بنائے گی. پارٹی اپنا جو ہے یقیناً پارٹی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, پارٹی کا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اور جو پارٹی کا حکم ہوتا ہے پارٹی کے حکم کے حساب سے یقیناً کام کیا جائے گا, چاہے وہ کوئی بھی امیدوار ہو اس کے لیے یقیناً کام کریں گے. پارٹی کے نام پر اس کے لیے جو ہے عوام کے درمیان میں جائیں گے, اور جیسے اسمبلی الیکشن کے اندر وہ تمام لوگوں نے, چاہے وہ ہندو بھائی ہو یا مسلمان بھائیاں ہوں, تمام نے مل کر جیسے کانگریس پارٹی کا ساتھ دیا. یقین ہے کہ اس مرتبہ آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی تمام لوگوں کانگریس کا ساتھ دیں گے یقیناً. خیر بہرحال بہت بہت شکریہ خواجہ بلال صاحب سچ نیوز پہ تشریف لانے کے لیے. یوں ہی آتے رہیے, یوں ٹی آر پی بڑھتی رہے گی ہماری بھی, اور بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں. میری خوش نصیبی ہے کہ میں جو ہے سچ نیوز کے آج آفس آیا ہوں. شرفو بھائی سے بہت دن کے بعد ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے, اس کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اور میں بھی آپ کا ایک جو ہے فالوور ہوں, آپ کے نیوزز دیکھتا ہوں. شرفو بھائی کی خوبصورتی اللہ قائم رکھے ہمیشہ, شرفو بھائی کی مسکراہٹ ہمیشہ اللہ قائم رکھے. شکریہ تمام ناظرین کا, بہت بہت شکریہ. عوام کی بہتر صحت کے لیے یونانی آیورویدک ہومیوپیتھی دواؤں سے تجربے کار ڈاکٹرز کی نگرانی میں تمام امراض کا علاج کیا جاتا ہے, جیسے کہ ویٹ لاس, ٹمی فیٹ, ہیئر لاس, جوائنٹ پین,
किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।